प्रकाश चौटाला को सभी अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं, जो उनसे मिल चुके हैं वो भी, और जो नहीं मिले हैं उनके बारे में पढ़ा है, जाना है वो भी। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहतक से देवेंद्र दांगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गुरुग्राम से करण जयसिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा। गुरुग्राम की धरती पर ही उन्होंने आखिरी सांस ली और वहां पर वो रहा करते थे, अक्सर वो गुरुग्राम में रहा करती थी। अभय चौटाला कह रहे थे कि सिर्फ मैंने ही अपने पिता को नहीं खोया, बल्कि प्रदेश ने भी अपने बेटे को खो दिया है। और गुरुग्राम का उन्होंने खासतौर से जिक्र किया कि गुरुग्राम के विकास में, गुरुग्राम को इतना आगे ले जाने में ओपी चौटाला का बहुत अहम योगदान रहा। किस तरह से गुरुग्राम में उनको याद किया जा रहा है, और कल के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब उनका निधन हुआ तो वो कहां पर थे, क्या उनको अस्पताल पहुंचाया गया था या फिर घर पर मौजूद थे, कौन कौन लोग सबसे पहले पहुंचे, किस तरह से रहा पूरा घटनाक्रम। नासिर, देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कल हुआ क्या था। असल में कल सुबह तकरीबन 11:30 बजे ओपी चौटाला की तबीयत बिगड़ी, क्योंकि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज भी किया जा रहा था, लेकिन वो घर में मौजूद थे उस वक्त। और जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी, वैसे ही उनको मेदांता हॉस्पिटल में लाया गया। और तकरीबन 11:55 का वो समय था जब ओपी चौटाला ने मेदांता हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। तमाम डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही थी, देख रही थी, लेकिन वो समय आ गया था जब ओपी चौटाला ने देश को अलविदा कह दिया था। जिसके बाद सबसे पहले दुष्यंत चौटाला वहां पर पहुंचे, अजय चौटाला पहुंचे, क्योंकि अभय चौटाला जो है वो चंडीगढ़ में मौजूद थे। इसलिए जैसे ही उनको खबर दी गई, उन्होंने वहां से फ्लाइट ली और दिल्ली लैंड करके वो तकरीबन 4 बजे के आसपास मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचे। और 4:30 बजे का वक्त था जब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से तेजा खड़ा के लिए ले जाया गया। अभय चौटाला का आपने जिक्र किया। अभय चौटाला ने जिस तरह से कहा कि मैंने ही सिर्फ अपना पिता नहीं खोया है, बल्कि प्रदेश ने अपना बेटा खोया है। उन्होंने जिक्र किया कि जिस हॉस्पिटल के बाहर हम खड़े हैं, यानी कि मेदांता हॉस्पिटल, ये भी ओपी चौटाला की सोच थी, ओपी चौटाला की ही देन थी। गुरुग्राम के विकास में ओपी चौटाला का अहम योगदान रहा है। और न सिर्फ हम गुरुग्राम की बात क्यों करें, हरियाणा के विकास में, हरियाणा की कई ऐसी जगह है जहां ओपी चौटाला का जो ध्यान था वो लगा हुआ था, और गुरुग्राम में भी उनका बेहद अहम योगदान रहा है। गुरुग्राम के विकास में उन्होंने हरियाणा को बढ़ते हुए देखा है। और मजे हुए नेता थे, दमदार नेता थे, जो कहते थे वो करते थे। और कहा यह जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में उनका अच्छा होल्ड रहता था, और जो भी व्यक्ति उनके पास समस्याएं लेके पहुंचता था तो उसका समाधान करने का पूरा प्रयास ओपी चौटाला करते थे। ब्यूरोक्रेट्स को आदेश देते थे कि समस्या का समाधान हो, और सिर्फ आदेश देना नहीं, निर्देश देना नहीं, उसको फॉलो अप भी करते थे कि आखिरकार समाधान हुआ है या नहीं हुआ। तो बहुत कम ऐसे नेता है नासिर जो इस तरह से फॉलो अप करते हैं समस्याओं को लेकर, जनता के बीच में रहना पसंद करते थे नासिर। हम अक्सर देखते थे कि इतनी उम्र के बावजूद भी लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे वो। हालांकि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी कैंपेनिंग में शामिल हुए, इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने कैंपेनिंग के लिए समय निकाला, क्योंकि उनको लोगों के बीच में रहना बेहद पसंद था। मेमोरी की हमेशा हम बात करते हैं ओपी चौटाला की, मेमोरी बहुत शार्प थी। किसी भी बड़ी रैली में जाते, बड़ी जनसभा में जाते तो अपने कार्यकर्ताओं को पहचान लिया करते थे, नाम से उनको पहचानते थे। और शायद यही वो कारण है नासिर, जो आज भी ओपी चौटाला जो है लोगों के दिल में जगह बनाए हुए हैं, जनप्रिय नेता हैं। किसानों के मुद्दों की बात करें, हमेशा किसान हितैषी रहे हैं ओपी चौटाला। गरीब वर्ग की, मजदूर वर्ग की आवाज, मुद्दों को हमेशा उठाने का काम किया है ओपी चौटाला ने। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, दुनिया को अलविदा कह गए हैं, लेकिन लोगों के दिल में उनके लिए अलग स्थान है, उनके लिए जो जगह है लोगों के दिल में, वो हमेशा रहेगी नासिर। बिल्कुल करण, आपने बहुत अहम बात कही कि जन नेता के रूप में उनकी एक ख्याति थी, पहचान थी। और देवेंद्र दांगी जी भी हमारे साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। देवेंद्र जी, जन नेता बहुत ही कम लोग होते हैं, नेता बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बड़े बड़े पदों पर भी पहुंच जाते हैं, कई बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन ओपी चौटाला हरियाणा के कह सकते हैं कि उन्हीं चुनिंदा नेताओं में से हैं जिनके पीछे एक जनसमूह चला करता था, जिनकी सभा में, जिनकी रैलियों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था उनको सुनने के लिए। और कल चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे थे कि देश ने एक शानदार लीडर को और शानदार वक्ता को खो दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो अंदाज था, भाषण शैली थी, लोग उसको पसंद करते थे। और आपने तो, मुझे जहां तक यकीन है कि आपने तो उनके शासनकाल में भी पत्रकारिता की होगी, तो किस तरह से आप उनको याद करेंगे, किस तरह से आपने उनके दौर में देखा है, उनका प्रशासन देखा है, उनका शासनकाल देखा है, किस तरह से उनको आज हम देख रहे हैं कि सभी अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको देखते हैं, उनकी शख्सियत को देखते हैं ओपी चौटाला जी की?
जी डॉक्टर नासिर, देखिए बेहतरीन शख्सियत के धनी ओपी चौटाला रहे हैं और ये मैं नहीं बल्कि प्रदेश के सभी लोग जो भी उनसे चाहे जुड़ा रहा चाहे नहीं जुड़ा रहा, सब लोग इस बात को स्वीकारते हैं कि ओपी चौटाला जो है वो बेहतरीन शख्सियत के धनी थे। और जैसे करण जय सिंह बता रहे थे, गुड़गांव को सही मायने में साइबर सिटी अगर किसी ने सपना देखा था गुड़गांव को लेकर, तो वो सबसे पहले सपना सजोया था ओपी चौटाला ने। उनके कार्यकाल में ही गुड़गांव जो है वो पला बढ़ा और इतना आगे जो है कि डेवलपमेंट के रास्ते पर उसको लेकर गए। इसका सबसे ज्यादा योगदान अगर कोई है तो वो ओम प्रकाश चौटाला का है। कार्यशैली का आपने डॉक्टर नासिर जिक्र किया, तो जो ये सरकार आपके द्वार जैसा कार्यक्रम जो लेकर आए थे, वो एक नायाब किस्म का कार्यक्रम था कि सरकार खुद चलकर लोगों के बीच आती थी, बाकायदा खुला दरबार लगाया जाता था और खुले दरबार में आम आदमी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचता था। सभी अधिकारी वहां बैठते थे, मुख्यमंत्री बैठता था और मुख्यमंत्री अधिकारियों की क्लास लेते थे लोगों के सामने। ये कल्चर हम लोगों ने खुद, हम इस बात के कई बार गवाह रहे हैं। हमने जब प्रिंट मीडिया में स्टोर में हम लोग थे तो हमने खूब उनको खुद कवर किया है और उनके वर्किंग स्टाइल को बड़े करीब से देखा भी है। अधिकारियों पर जो है वो खासे जो है सख्त हमेशा लहजे में रहते थे और मुझे याद है कि एक डिप्टी कमिश्नर से एक बार मेरी चर्चा हुई तो कहा था कि उन्होंने कि भाई साहब ऐसी हालत है कि डायरी साथ में रखकर सोना पड़ता है, पता नहीं कब मुख्यमंत्री का फोन आ जाए। तो एक कहीं ना कहीं एक डर, एक भय का माहौल जो है अधिकारियों, उनके नाम का खौफ रहता था कि मुख्यमंत्री हैं, किसी भी वक्त वो आपसे किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर सवाल जवाब, चाहे दिन हो रात, कभी भी टेलीफोन आपका जो घंटी बज सकती है। तो ये उनका कार्यकाल था, उनका उनका जो वर्किंग स्टाइल था बड़ा ही गजब था। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम खुला दरबार जो कॉन्सेप्ट लेकर आए, वो भी ओम प्रकाश चौटाला लेकर आए थे। तमाम अधिकारी वो साथ बिठाते थे और खासतौर से जो लोग पहुंचते थे सीधे जो है वो मुख्यमंत्री अधिकारियों से सवाल जवाब उनकी मौजूदगी में करते थे, बड़े तल्ख लहजे में, और अधिकारियों की खिंचाई करके रखते थे। उनका एक दूसरा में कार्यशैली कैसी रही, एक वीरेंद्र सिंह का आपने जिक्र किया, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह से पीछे भी मीडिया ने सवाल किया था कि बतौर मुख्यमंत्री आप किसको सबसे बेहतर जी जी मानते हैं, जी। तो उन्होंने भी प्रशासनिक लहजे लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने नाम लिया था ओम प्रकाश चौटाला का। हालांकि कभी विचार नहीं मिले, वैचारिक मतभेदता थी, राजनीतिक विचारधारा जो है वो वीरेंद्र सिंह की अलग रही है, ओपी चौटाला की अलग रही है। उसके बावजूद वीरेंद्र सिंह जो है खुले मन से इस बात की तारीफ करते हैं कि अगर प्रशासन पर किसी मुख्यमंत्री की पकड़ की अगर बात करें, जिक्र करें, तो वो नाम लेते हैं ओम प्रकाश चौटाला का। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में सुन रहा था वीरेंद्र सिंह का, तो कह रहे थे कि इस मामले में ओम प्रकाश चौटाला का कोई जवाब नहीं। हालांकि तारीफ उन्होंने जो है पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की भी खूब की, लेकिन कहा कि मेरे बेशक मेरे विचार नहीं मिले चौटाला साहब से, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से देखें, मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखें, तो नंबर 1 पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को रखा था। तो ऐसी शख्सियत जो है ना वो डॉक्टर नासिर ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं और निस्संदेह ही उनके जाने से देखिए एक राजनीतिक एक युग का अंत में कहूंगा हुआ है। हरियाणा के संदर्भ में अगर देखें तो करीब करीब 30 साल से जो है बिल्कुल सक्रिय तौर पर राजनीति उन्होंने लेकिन की। एक चीज और, मैं करण आपके पास भी आऊंगा, लेकिन देवेंद्र एक चीज और है कि जहां तक हम आज के राजनेताओं को देखते हैं कि 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, 88 साल तक वो बहुत जोशीले अंदाज में सक्रिय राजनीति में थे। आज से 2 साल पहले तक तो मंचों से उनके भाषणों में भी वही गजब का उत्साह और जोश नजर आता था। अभी जो उचाना में रैली हुई थी वहां पर भी उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित किया। सिर्फ कुछ महीनों के अंदर थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि एक उम्र हो जाती है और फिर बीच बीच में एक लंबे वक्त तक, ये सबसे बड़ी बात है कि देखिए जेल में रहते हुए एक शख्स जिसने परिवार के अंदर भी बहुत सारी चीजें देखी हो, जेल में रहना उनको पड़ा हो, वो बार बार कहा करते थे कि अगर नौकरियां देने की वजह से ही मुझे जेल जाना पड़ा तो मैं फिर से जाने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ भी एक बार इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर यही वजह है तो ठीक है, हम ऐसे फिर काम करेंगे, क्योंकि हमें लोगों के लिए काम करने, किसानों के बारे में बहुत फिक्रमंद रहा करते थे। एक बात उन्होंने और इंटरव्यू के दौरान कही कि किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमारा मकसद ये है कि कोई भी सरकार हो, अगर हमारी सरकार आएगी तो लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके खान पान और उनके मकान की जिम्मेदारी सरकार की हो। चौधरी देवीलाल के सपने को पूरा किया जाए। इसको किस तरह से देखा जाए कि इतनी उम्र तक सक्रिय राजनीति में बने रहना, ये बड़ी बात होती है। बहुत कम नेता आपको ऐसे मिलेंगे, मेरे ख्याल से शायद ना भी हो, जो 85 और 88 साल की उम्र तक सक्रिय रहे हों।
जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए मैं मानता हूं कि इतनी उम्र होने के बावजूद इतना जज्बा जो है अगर देखा जाए तो ओपी चौटाला के अलावा दूसरा कोई नजदीक भी कोई नेता मुझे नजर नहीं आता है। ओम प्रकाश चौटाला ही वो कहे जाएंगे कि 88-89 साल की उम्र थी, और मुझे ध्यान है जहां तक पिछला जो अभी चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने कोशिश की थी कि प्रचार के लिए लोगों के जी। बीच में जा पाए, हालांकि स्वास्थ्य पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि खास बात ये भी है कि ओम प्रकाश चौटाला जो है वो संघर्ष भरा जीवन रहा है, सबको पता है, आपको भी मुझे भी लोगों ने देखा है। और सर्दी का मौसम जब आता था तो ओम प्रकाश चौटाला की तबीयत हमेशा जो है वो कहीं न कहीं अप डाउन चलती थी। इस बार भी ऐसा हुआ, कुछ दिन जी। हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा। इस सब के बावजूद पिछले दिनों भी उन्होंने कोशिश की थी लोगों तक कनेक्ट करने की, लोगों के बीच जाने की। और खास बात यह है कि 19 साल एक लंबा अरसा हो जाता है डॉक्टर नासिर, उसके बावजूद 19 साल सत्ता से बाहर उनकी पार्टी रही है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है वो ओपी चौटाला लगातार करते रहते। तो उनका एक वाक्य था, आदर्श वाक्य जो कहते, कभी भी निराश होकर घर नहीं बैठना, बिल्कुल। इनेलो की फौजें कभी बैरक में नहीं रहती, ये नारा, ये जो चर्चाएं जो है, ये बात जो थी ओम प्रकाश चौटाला कहते। तो इससे उनकी शख्सियत का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने संघर्षशील वो नेता रहे होंगे, और उनकी जो प्राथमिकता थी गांव, ग्रामीण, खेत खलिहान, ये उनकी प्राथमिकताएं रहती थी। साथ साथ उन्होंने गुड़गांव जैसे सिटी को भी एक किस्म से जो है ना जी। डेवलप करने का जी। सपना देखा, उसको साकार रूप भी दिया। तो चौटाला का जब जब जिक्र आएगा, हरियाणा का जब जब जिक्र आएगा, तो एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज मैंने सिर्फ अपना पिता नहीं खोया बल्कि हरियाणा जी ने देवेंद्र। अपना बेटा भी खो दिया है। मैं बिल्कुल सही मानता हूं, उन्होंने बिल्कुल सही जुबान ये सही कहा है जी कि देवेंद्र। हरियाणा ने एक अपना ऐसा लाल खो दिया है, जिन्होंने हरियाणा की डेवलपमेंट है, जिनको और हमेशा बिल्कुल, डेवलपमेंट के लिहाज से जब भी जिक्र आएगा सम्मान के साथ ओम प्रकाश ये चौटाला आपने का बिल्कुल नाम सही बात लिया कही जाए। कि हरियाणा का जिक्र, हरियाणा की राजनीति का जिक्र होगा, और जब भी हरियाणा की राजनीति के बारे में लिखा जाएगा तो ओम प्रकाश चौटाला के बगैर वो अध्याय पूरा नहीं हो सकता। करण जयसिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम का भी आपने जिक्र किया, और गुरुग्राम को जो डेवलपमेंट हम आज देखते हैं तो वो एक शुरुआत ओपी चौटाला के शासनकाल में ही हुई थी। करण, एक बात उनकी और वो कह रहे थे कि संघर्षशील और जुझारू लोग कभी परिणाम की चिंता नहीं करते, और जब संघर्ष होता है तो उसका परिणाम हमेशा सुखद आता है। गुरुग्राम में अक्सर वो मेदांता अस्पताल में भर्ती हुआ करते थे। जिस तरह से देवेंद्र जिक्र कर रहे थे कि सर्दी के मौसम में तबीयत बिगड़ जाती थी। उनकी जो बहू है, परिवार से हैं, सुनैना चौटाला, वो भी कह रही थी कि अक्सर सर्दी के मौसम में ऐसा होता था और फिर वो घर वापस आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि वो घर वापस नहीं आए। और किस तरह से उनको देखा जाए, मौजूदा वक्त की राजनीति, चौटाला साहब के वक्त की राजनीति और आज की राजनीति को लेकर भी बड़े सक्रिय थे। बार बार एक बात कहते थे कि मैं थर्ड फ्रंट बनाऊंगा और मैं लोगों के बीच जाऊंगा। हालांकि उन्होंने कोशिश भी की, और जिस तरह से ये जो इंडिया गठबंधन वजूद में आया तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उस सोच को भी बार बार कहा जाता था कि वो सपना देखा था। किसी त्यागी इस बात का जिक्र कर भी रहे थे। नासिर, देखिए, पहले थर्ड फ्रंट की आपने बात की। जब नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी तो वो गुरुग्राम में पहुंचे थे, ओपी चौटाला से मिलने के लिए पहुंचे थे। ओपी चौटाला से उन्होंने बहुत देर तक चर्चा की थी, मैंने उस चीज को कवर भी किया था। और क्योंकि गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती भी रहते थे, कई दफा वो भर्ती हुए और ठीक होकर वो घर भी चले गए। अक्सर हम देखते थे, क्योंकि किसान आंदोलन की बात हो, कई मुद्दों को लेकर अभय चौटाला अपने गुरुग्राम निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ओपी चौटाला वहां पर मौजूद रहते थे। और ओपी चौटाला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती थी तो ऑफ द कैमरा पत्रकारों से भी बातचीत करते थे। उनको बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि देखिए, मजे हुए नेता थे, दमदार नेता थे, और जो करंट इश्यूज थे उनको लेकर पत्रकारों से बातचीत करते थे कि अब क्या चल रहा है, सरकार को इसमें कैसे बढ़ना चाहिए, अपने व्यूज भी उसमें रखा करते थे वो। हालांकि वो ऑफ द कैमरा रहता था, लेकिन बहुत देर तक, कई बार ऐसा हुआ है नासिर कि 2-2 घंटे तक उनसे चर्चा होती रही है। वो अपनी मसाज चेयर पे बैठे थे, मसाज लेते लेते पत्रकारों से बातचीत करते थे, और मैंने खुद उनसे कई बार चर्चा की है देश के इश्यूज को लेकर। तो देखिए, ऐसे नेता बहुत कम है, क्योंकि आप अभी देवेंद्र से भी पूछ रहे थे कि 88 साल की उम्र में सक्रिय थे राजनीति में। जब किसी नेता को जनता से प्रेम होता है, जनता के बीच में रहना पसंद होता है, तो वो इसी तरह से उनका जुनून खत्म नहीं होता। नहीं तो हम अक्सर देखते हैं कि बहुत कम नेता हैं जो 75 साल के बाद या आखिर 80 साल तक सक्रिय रहते हैं राजनीति में, और उनका जुनून जो है वो या तो कम हो जाता है या उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता। लेकिन ओपी चौटाला संघर्षशील थे, संघर्ष भी किया, स्वास्थ्य साथ नहीं भी दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद जनता के बीच में रहे, जनता से हमेशा कम्युनिकेशन उन्होंने कभी बंद नहीं किया। अभी भी कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो
गुरुग्राम निवास पर आते थे और ओपी चौटाला से बैठ के बात करते थे, अपनी पार्टी को लेकर भी चर्चा करते थे। और ओपी चौटाला अपनी पार्टी को लेकर भी बड़े जो एक्टिव थे कि किस तरह से इनेलो को आगे बढ़ाना है, कैसे एक बार फिर सत्ता में वापसी करनी है, तमाम तरह की रणनीति जो बनाई जाती थी उसमें भी वो हिस्सा लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनेता खोया है हरियाणा ने नासिर। और हमेशा, क्योंकि आप अभी कह रहे थे कि जब भी हरियाणा की राजनीति का जिक्र होगा, ओपी चौटाला के जिक्र के बिना वो अध्याय कभी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि एक अलग युग था ओपी चौटाला का, लेकिन अब इस युग की जो समाप्ति है वो हो चुकी है नासिर। बिल्कुल, और हमेशा यादों में रहेंगे ओपी चौटाला। बहुत शुक्रिया आपका, करण जय सिंह और देवेंद्र दांगी, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए, चर्चा के लिए। और हम सभी उनको अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं। तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के लोग मौजूद हैं तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर, और भी लोग पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कुछ और तस्वीरें भी अभी सामने आई थी। और हमारे साथ एक बार फिर से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर। नमस्कार डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी। हाँ नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपने भी काम किया, आपके पिताजी भी काफी करीबी रहे हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के। किस तरह से याद करते हैं? आज अंतिम संस्कार उनका होना है। देखिए, हम भी वहाँ पहुँच रहे हैं जी। और मेरा मानना है कि जो समय उनके साथ बिताया 2007 में जी, वो मेरे पिताजी उनके साथ रहे जी, और 2 बार उनकी टिकट से ही वो विधायक बने और 2018 में उनका बैकुंठ में जाना हो गया। जी। तो आज चौटाला साहब का मैं तो ये कहूँगा, जो पल जो उन्होंने हमें सिखाया वो आज हमें याद है। जी। और मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। उनकी कुछ खासियत ऐसी थी जो एक नेता में हटके होती है। जी। वर्कर का हमेशा ध्यान रखना, वर्कर के हमेशा सुख दुख में जाना, ये उनके जो कह सकता हूँ उनके खून में ये चीज थी कि वर्कर को ये लगना चाहिए कि नेता हमारे साथ है। वो अब भी, ये आज से कुछ समय पहले भी मेरी बात हुई तो उनके साथी कह रहे थे कि जब भी यहाँ से निकलते हैं ना जिस रूट पे, बिल्कुल, तो पता करते हैं कि क्या हमारे किसी वर्कर के यहाँ सुख दुख है तो मैं जाते जाते 2 मिनट होकर जाऊंगा। तो वर्कर में जान आ जाती थी, जो उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। और वहीं पर जो उनके काम करने की शैली थी वो तो सभी को मालूम है, जग जाहिर है, वो बताने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पिताजी को भी बड़ा मान सम्मान देते थे और यहाँ तक कि उन्होंने ये शब्द कहे थे 2012 के अंदर कि जींद में कोई भी व्यक्ति टिकट का सपना मत पालना, जब तक डॉक्टर मिड्ढा रहेंगे तब तक वो मेरे यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मतलब वो जो कहते थे उसको करते थे। और ये और उनकी मिसालें, बहुत सी ऐसी मिसाल है जिसके बारे में कहा जा सकता है। आपने जो बात कही कि वर्कर्स के साथ लास्ट टाइम तक, और हम देखते थे अक्सर उनकी तस्वीरें वीडियो सामने आते थे कि किसी गांव में पहुंचे तो किसी शादी में, सुख में दुख में। ये एक नेता की बहुत बड़ी खास बात होती है कि इसने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने से जोड़ कर रखा करता था। और उनकी एक बात और तारीफ हो रही है, आप तो और करीबी से उनको जानते हैं, कि याददाश्त उनकी बहुत बेहतरीन थी। अपने हर गाँव में वहाँ के लोगों को उनके नाम से पुकारा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने अपने वर्कर को इतना संभाला है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज ये क्षति एक मात्र हरियाणा की नहीं है, बिल्कुल, ये पूरे समूचे भारत को नुकसान हुआ है। एक वो जब बोलते थे, जब वो भाषण देते थे, तो मैं कहता था कि सभी सुनते थे, अगर सुई भी गिरेगी तो इसकी आवाज आएगी। उनके जो बोलने की शैली थी वो गजब थी। हमें याद रहेगा कि आज वो हमारे बीच में से चले गए, लेकिन उनकी बहुत सी यादें जो साथ रहेंगी। और जो राजनीतिक तौर पे उन्होंने अपने अनुभव साझे किए, उनका भी क्या कहना साहब। बिल्कुल, तो आज दिल से इस बात की पीड़ा कि आज वो हमें छोड़कर चले गए। प्रकृति का नियम है कि जो इस मृत्यु लोक में आएगा वो जाएगा भी जी, लेकिन उनकी यादें सदा रहेंगी। सही कहा आपने कि यादें सदा रहेंगी, और उनका जो काम का तरीका था, उनका जो अंदाज था, वो हमेशा याद रहेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के डिप्टी स्पीकर अपने अंदाज में उनको याद कर रहे थे, उनके साथ बिताए वक्त को याद कर रहे थे, और अपने परिवार के बारे में बता रहे थे कि क्योंकि मिड्ढा साहब जो इनके पिताजी हैं कृष्ण मिड्ढा जी के, वो भी विधायक रहे हैं, कि चौटाला साहब ये कह चुके थे कि जब तक मिड्ढा जी हैं तो जींद में कोई टिकट का सोचना मत अपनी पार्टी में। तो बहुत सारी यादें, सब अपने अपने अंदाज में उनको याद कर रहे हैं, और हम भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं